स्वागत, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ। हमारे साथ स्टूडियो में आ चुके हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चौगांवकर जी। योगी जी के जो नए मंत्री हैं उनकी टीम में विभागों का बंटवारा हो गया, उसमें क्या खबर निकली उसकी बात हम करेंगे, लेकिन बंगाल की एक खबर आपको बताना जरूरी था। अभी शुभेंदु सरकार अपने फैसलों को लेकर के चर्चा में काफी बनी हुई है और अभी उन्होंने एक फैसला किया था कि जो धार्मिक स्थल हैं उनमें लाउडस्पीकर की आवाज़ ज़्यादा नहीं होगी। यूपी में भी ऐसा ही आदेश निकला हुआ, वो मंदिर मस्जिद सबके लिए है वो, कि लाउडस्पीकर नहीं, अगर लगेगा भी तो उस परिसर के बाहर उसकी आवाज़ नहीं जाएगी। यूपी में तो कहीं कोई दंगा नहीं देखने को मिला इस पर, वहाँ कोलकाता में दंगा हो गया इस पर। और इसके अलावा जो एक दूसरा आदेश निकाला गया उस पर भी ऐतराज़ नहीं होना चाहिए था, लेकिन हुआ, वो था सड़क पर नमाज़ पढ़ने का, तो उस पर भी पाबंदी लगा दी गई है। उसके भी खिलाफ लोग जो हैं वो सड़कों पर उतर आए। ये कोलकाता का पार्क स्ट्रीट इलाका है। मैं तो नहीं जानता कोलकाता को बहुत अच्छे, लेकिन सुना है ये नाम बहुत बड़ा मेन स्क्वायर जैसा है वहाँ का। अचानक वहाँ पर एक भीड़ उतर आई। उसके बाद फिर पुलिस ने पहले समझाने की कोशिश की, लेकिन भीड़ के अंदर जो कुछ उपद्रवी तत्व थे उन्होंने पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी कर दी। 3 पुलिस वाले इसमें घायल हो गए और इसके बाद फिर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और इन सबको खदेड़ा। हंगामे और झड़प के बाद अब इलाके में भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा है और पुलिस का कहना है कि कलकत्ता में दंगा फैलाने के लिए बाहर से लोगों को बुलाया गया था। अब इनकी पहचान की जा रही है। पुलिस के सीनियर अफसर इलाके में फ्लैग मार्च भी कर रहे हैं। फोर्स के टारगेट पर ये तमाम जो कट्टरपंथी लोग हैं ये हैं और इनकी तलाश फिलहाल जारी है। एक बार तस्वीरें आप दिखा दीजिए फिर से, क्या हुआ कल। पत्थरबाजी की तस्वीरें दिखा दीजिए जरा। ये देखिए, ये कल कलकत्ता शहर का हाल था। अब इसमें कुछ जो वहां पर प्रोटेस्टर थे उनका वजह क्या, मुद्दा क्या था वो सुनते हैं। काला कानून चल रहा है, यहाँ पर लोगों पर जुल्म ढाया जा रहा है। प्रोटेस्ट इसलिए खास कम्युनिटी पर एक्शन लिया जा रहा है, यहाँ पर टारगेट करके एक्शन लिया जा रहा है। बातचीत करें ना, हम लोग बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन यहाँ पर काला कानून चल रहा है। मुसलमान इस देश का क्या नागरिक नहीं है? मुसलमानों को पीछे किया जा रहा है, औरतों को ढकेला जा रहा है। धार्मिक नारे तो महिलाएं भी लगा रही थी वहां पर, लेकिन वो कह रहे हैं कि एक समाज को, मतलब एक मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। देखिए, एक कहानी मुझे याद आती है कि कोई शादी करके 3 भाई जो है वो सोन नदी पार करके जा रहे थे और तीनों को दहेज में बकरी मिला था। तो बड़ी वाली बहू जो है वो बहुत शांत नहीं रहती थी और छोटे वाली बहू शांत रहती थी। तो बड़े भाई ने छोटे भाई से पूछा कि यार ऐसा क्या है, तीनों घर तो एक ही घर से आई हैं, मेरी वाली पत्नी तो बहुत एग्रेसिव है, तुम्हारी वाली। तो बोला तुमको याद नहीं है जब सोन नदी में बकरी पानी के लिए में कर रही थी तो मैंने उसी समय उसको चाकू से काट दिया था। तो पहला दिन ही बकरी काट दें तो ज़्यादा ठीक है। इसका मतलब बहुत साफ है, यदि इनको शुरू से ही डंडे, लाठी और जिसको तमंचों से यदि आप ठीक नहीं करेंगे तो एग्रेशन इनका बढ़ता जाएगा। मैं जिस कम्युनिटी के बारे में कहा, जो सड़कों पर आकर के उतरते हैं, जो हमेशा दंगा करने के लिए उतारू रहते हैं। आप भी जो है वो एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट दे रहे हैं। नहीं, मैं ब्लैंकेट स्टेटमेंट इसलिए दे रहा हूं कि जो सड़क पर आप देख रहे हैं कि हम सड़क पर नमाज पढ़ना ये मेरा अधिकार है और ये कह करके हम दंगा करने के लिए आ रहे हैं। कुछ क्या फर्क, काला कानून है क्या? मैं कह रहा हूं कि एक पॉपुलेशन है वहां की, 30% आबादी है, उसमें एक तबका है जो ये काम कर रहा है। मैं उन्हीं तबकों के लिए बात कर रहा हूं, उनके लिए मैं उन्हीं तबकों के लिए बात कर रहा हूं जो सड़क पर दंगाई उतर आ रहे हैं। यदि आप उनको शुरू से ही नहीं वैसा ट्रीटमेंट करेंगे, जैसा कि कहा शुरुआत में कहेंगे, कल भी 2-3 दिन पहले भी कहानी कुर्सी में, उनको झन्नाहट उनको महसूस होनी चाहिए। एक्चुअली ये सरकार बदल गई है, ये रेजिस्टेंस तो दंगा करने, ये एक्चुअली रेजिस्टेंस दिख रही है। देखिए, रेजिस्टेंस है नहीं, रेजिस्टेंट करवाया जा रहा है। अभी तक जैसा वो चाहते थे वैसा चलता था। हाँ, सिंपल है। जैसा मैंने आपको बताया, ये सेम निर्देश जो हैं वो यूपी में है और भी किसी राज्य में होंगे, तो मतलब, लेकिन एक्चुअली यूपी में कभी नहीं देखा ऐसा होता हुआ। नहीं, मैं दोनों ही चीज़ों से सहमत नहीं हूँ, मतलब कि दोनों फैसले ठीक ही है।
मैं कोई ऑडियो लेवल पर जो बाहर हमेशा ही होता है एक सिस्टम में, उसके साथ हम हमेशा रहते हैं। सड़कों पर भी नमाज या कोई भी धार्मिक कार्यक्रमों के खिलाफ हूँ, लेकिन ये हो क्यों रहा है? इसलिए हो रहा है कि अभी सरकार बनी है तो बहुत सारे लोगों की नाराजगी भी है, रेजिस्टेंस भी है। यदि ये काम 6 महीने बाद होता मान लीजिए, तो मुझे लगता है कि इतना अभी एक टेंशन रहता है। इलेक्शन खत्म होते ही सोसाइटीज़ में खासतौर से जो लोग हार गए हैं या जिनको मौका नहीं मिला, उनका एक नाराजगी होती है, और उसको थोड़ा सा शांत करके, थोड़ा सा बातचीत करके, थोड़ा रास्ता निकाल के यदि किया जाए तो मेरे ख्याल से ठीक हो सकता है। इसको कोई इस तरह से देखना कि कुछ बहुत बड़ा आतंक का अभी मसला आते ही नहीं करना था ये, आते ही नहीं करना चाहिए। थोड़ा शांति करें, प्रायोरिटीज, सरकार की प्रायोरिटीज पर ध्यान रखना चाहिए। सरकार को प्रायोरिटी क्या, जो हम लोग बार बार कह रहे हैं कि सरकार की प्रायोरिटी बंगाल को बदलने, बंगाल की तस्वीर बदलने, इंडस्ट्रियलाइजेशन, और उस पर काम करे जिसके लिए ये सरकार आई है। जो पिछले 40 साल में काम नहीं हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन पे, जहां पीछे छूट गया है वहां जाए और फिर उसको प्रायोरिटी गलत है। प्रायोरिटी गलत नहीं, प्रायोरिटी में थोड़ा सा इसको रखना चाहिए, और फिर वो ऐसा ना लगे वही बदलाव और बदले का फर्क जो है ना। ऐसे दंगाइयों को ठीक करने के लिए भी मैंडेट आया है, इंडस्ट्रियलाइजेशन पर आया है, बिल्कुल आया है, बदलाव के लिए बिल्कुल आया है। इन्हीं दंगाइयों के दहशत से तो हिंदू लोग वोट करने नहीं जाते थे, कलकत्ता में नहीं करने जाते थे। पाल्टा कोई दूर की कंस्टिट्यूएंसी है क्या? दमदम कोई दूर की कंस्टिट्यूएंसी होती थी क्या? लेकिन हिंदू वहां डर से बूथ पर नहीं जाया करता था, क्योंकि ये दंगाई उनको मारते थे, उनको धमकी देते थे कि बाहर निकलोगे तो काट दिए जाओगे। ये बात बहस हो गई। मैंडेट किस चीज की? एवरेज 80% पोलिंग होती रही है बिहार में, तो बंगाल में तो पिछले 30 साल में। मैंडेट तो हर जगह का एक ही होता है कि जो जनता है उसके जीवन में सुख सुविधा रहे, जीवन स्तर बेहतर रहे। अब ये एक छोटा सा शब्द है, इसको करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, तो फिर मैंडेट अलग अलग हो जाता है। क्योंकि संदर्भ समझें तो पश्चिम बंगाल में पिछले लगभग 5 दशक में उद्योग लगे नहीं है, सिर्फ उखड़कर भागे हैं। इसको एक संदर्भ में समझिए। लगभग कुछ संख्या 7 बताते हैं, कुछ 10 बताते हैं, कुछ 8 बताते हैं, लेकिन मान लीजिए 5 से 10 हजार के बीच में ठीक ठाक उद्योग छोड़कर चले गए। बिड़ला जैसा समूह वहां से अपना बोरिया बिस्तर समेट के चला गया। बड़े बड़े समूह जिसमें गोयनकाज भी शामिल हैं, दूसरे शामिल हैं, उनका अब नहीं मिलता है। बड़े बड़े जिनके मुख्यालय हुआ करते थे, जो बड़े लोग कलकत्ता रहते थे भद्रलोक की तरह, वो नहीं रह गए। वो या तो मुंबई रहते हैं या वो चले आए हैं कहीं, आपको गुड़गांव या फिर नोएडा दिल्ली में मिलेंगे। इसके बीच में ये सब हुआ क्यों? क्योंकि ऐसे दंगाई सड़कों पर पुलिस की छूट के साथ बड़े मजे से रहते थे। किसी की हिम्मत नहीं थी कि उद्योग लगाए और इनको कमीशन न दे। जब ये सब आप कहते हैं तो सबसे पहली प्राथमिकता कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की है। मैंडेट जनता ने उसी के लिए दिया है जो उसके मन में भय है। भय, भरोसा। तो भय से भरोसे का जो है उसके लिए खत्म करना पड़ेगा। दोबारा कोई ऐसे सड़कों पर दंगा करता हुआ न दिखे। जब ये हो जाएगा तब उद्योग आएंगे, तब रोजगार लगेगा, तब दूसरा वाला काम सही हो पाएगा। एक बाबुल सुप्रियो सांसद ही है ना टीएमसी के, पहले बीजेपी में थे, बीजेपी भी सांसद थे, फिर उन्होंने छोड़ दिया, मंत्री भी थे भाई। पिछला चुनाव जब, हाँ मंत्री भी थे, पिछला इलेक्शन जब बीजेपी हार गई थी तो इन्होंने पाला बदल लिया था। इन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट किया, इसकी भी बात होनी चाहिए। इन्होंने इसमें ये लिखा है कि पोस्ट पोल वायलेंस होता है, पोल वाले दिन भी वायलेंस होता है। इन्होंने लिखा है पोस्ट पोल वायलेंस कंटिन्यूज टू डोमिनेट द पोल डेज। समझा नहीं मतलब, लेकिन कहना चाह रहे हैं इलेक्शन में वायलेंस होता है बंगाल में, ये बात सही है। फिर वो ये भी लिख रहे हैं कि हो सकता है कि मेरे पार्टी के सीनियर जो है वो मुझसे कुछ नाराज हो जाएं, लेकिन मैं ये कहूंगा, मुझे कहना पड़ेगा, ये पहले भी ये हिंसा थी, आज भी ये हिंसा है। जो वो कह रहे हैं, जब मैं ऑपोजिशन में था तो मैंने 2019 में इसको बड़ा नजदीक से मैंने इसको महसूस किया। मुझे याद आ रहा है इनकी गाड़ी वाड़ी कुछ मामला हो गया था, लोगों ने घेर ली थी। अब इनका हृदय धर्म परिवर्तन करने की कोशिश कर सुप्रियो जी की अब धर्म नहीं, अब सुनिए, पहले पूरी बात सुनिए। मुझे भी शुरुआत के 4 लाइन पढ़ के लगा था कि फिर पाला बदल रहा है। ऐसा है नहीं, ऐसा नहीं। वो क्या कह रहे हैं, पूरी वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, पोस्ट पढ़ा मैंने, कह रहे हैं हिंसा होती है, पहले भी होती थी, आज भी हो रही है, और इस मेरी पार्टी नाराज होगी लेकिन मुझे कहना है। फिर उन्होंने एक वाक्य उसमें लिखा और नाम नहीं लिखा, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने एक बड़े सीनियर, आई वाज डिस्कसिंग दैट विद अ वेरी सीनियर बीजेपी लीडर बिफोर 2021 इलेक्शंस, असेंबली इलेक्शन से पिछले पहले। तो मैंने कहा कि वैसा ये बड़ा हिंसा की बड़ी यहाँ पर वो है, दिक्कत है। तो अब वो नेता कौन होंगे वो इमेजिन नहीं कीजिए आप, जवाब बड़ा मजेदार है। तो उन्होंने कहा कि जरा कुछ नाम बताओ, कुछ नाम बताओ जो लोग ये हिंसा करते हैं, ऐसे कोई नाम, बड़े नाम बताओ। तो इन्होंने नाम बताए। तो फिर ये लिखते हैं कि ही स्माइल्ड एंड सेड, मुस्कुरा के बोले, चिंता मत करो, इन सारे लोगों को बीजेपी ज्वाइन करा देते हैं, झमेला ही खत्म।
और फिर वो लिख रहे हैं कि बहुत सारे नेताओं को बीजेपी इसके बाद ज्वाइन कराई गई, चार्टर जेट दिल्ली से आते थे, जाते थे, ये सब कुछ होता था। मतलब जैसे वो होता है ना कि भाई जो शैतान बच्चा है उसको मॉनिटर टाइप बना दो, तो जो शैतान बच्चा उसको अपने यहाँ ले लो, उसको आप हमारे यहाँ रहेगा, ठीक रहेगा। समझ जी, ऐसा हुआ क्या बीजेपी में? बाबू सुप्रियो ने ये बातचीत कैलाश विजयवर्गीय के साथ की थी। अच्छा। ये उनका और कैलाश विजयवर्गीय का संवाद है, और ये संवाद उनका कैलाश विजयवर्गीय के जीके का जो घर है वहां पर हुआ था। और वहां पर कैलाश जी ने कहा था कि आप बताओ कौन है, उनको हम बीजेपी ज्वाइन करा देते, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। तो ये बैड कैरेक्टर क्यों चाहिए थे बीजेपी को? बीजेपी को ये बैड कैरेक्टर क्यों चाहिए थे? नहीं, मुझे बैड कैरेक्टर नहीं, टीएमसी में बैठते भारतीय जनता पार्टी में आके तो सुधर गए, गुड हो गए, अच्छे हो गए ना भाई। आप अगर गलत काम नहीं करोगे भारतीय जनता पार्टी में आकर, आप लॉ एंड ऑर्डर को अगर आप मानोगे, करप्शन नहीं करोगे, तो भारतीय जनता पार्टी को आपत्ति नहीं है ना। और अच्छा है कि बुरा आदमी अगर सुबह का बुला शाम को घर आ जाए तो उसको बुला नहीं कहते ना, सही रास्ते पर लौट आ गए। तो मुझे लग रहा है कि अब इन्होंने जो पूरा जिक्र किया, लेकिन यह भी है कि सिर्फ बंगाल में इतनी हिंसा क्यों होती है सर? गुजरात में तो कभी नहीं होती, न पोस्ट होती है, न प्री होती है, कभी नहीं होता। वहां पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफ किसे जीतती है, और वहां राहुल गांधी कभी नहीं कहती कि ईवीएम हैक हो गई है, ईवीएम में छड़कानी हुई है। वहां तो वो हार को स्वीकार कर लेते हैं बहुत आसानी से। तमाम राज्यों में चुनाव होते हैं, बंगाली की होती है, क्योंकि बंगाल में कम्युनिस्टों का लंबे समय शासन रहा, कम्युनिस्टों ने हिंसा को वहां संरक्षित किया, वही हिंसा पूरी ममता बनर्जी अच्छा हुआ कि मुझे पता नहीं था कि आपके पास ये एक्चुअली इस पूरी कॉन्वर्सेशन की डिटेल थी। बड़ा अच्छा हुआ आपने जो बताया है ना, जल्दी ही बंगाल में भी ये सब बंद हो जाएगा, निश्चिंत रहिए। आज आपने बात कह दी, कहानी कुर्सी की। सर अगली खबर में बढ़ता हूं। कुछ और लोग वापस गुड बुक उसमें बनने वाले हैं क्या? योगी जी की कैबिनेट में विभाग बंट गए हैं। यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद आज उनकी पहली कैबिनेट मीटिंग भी हो गई है। इसमें 12 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। जिन प्रस्तावों को कैबिनेट ने मंजूरी दी है उसमें समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग को मंजूरी शामिल है। यह आयोग पंचायत चुनाव में ओबीसी रिजर्वेशन की सीमा तय करेगा। मुख्यमंत्री योगी ने 8 नए मंत्रियों के विभागों का बंटवारा भी कर दिया है। अब इसमें खबर ढूंढनी पड़ेगी। भूपेंद्र चौधरी को एमएसएमई मंत्रालय मिला है, मनोज पांडे को फूड और सिविल सप्लाईज मिला है, अजीत सिंह पाल को खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग मिला है। ओबीसी आयोग जो है वो सभी 75 जिलों की आंकड़ों की समीक्षा के बाद आरक्षण के संबंध में अपनी रिपोर्ट सौंपेगा और इस आयोग की जो सिफारिशें आएंगी उसके आधार पर पंचायत चुनाव में ओबीसी रिजर्वेशन दिया जाएगा। अब चलें, ये तो जो फैसले हुए वो तो ये हैं, लेकिन कल ये सब चर्चा चल रही थी कि विभागों के बंटवारे नहीं हो रहे हैं, इस पर अखिलेश यादव बहुत तंज भी कस रहे थे। तो आप लोग तो बहुत बड़े बड़े मंत्रालयों के नाम ले रहे थे, पीडब्ल्यूडी, अर्बन डेवलपमेंट, ऊर्जा, कहाँ गए सब? आपने मुझे कल भी नहीं सुना इसका ध्यान से। कल ही मैंने स्पष्ट तौर पर कह दिया था कि जितने लोग ये सब कर रहे हैं कुछ नहीं होगा। योगी आदित्यनाथ ने साबित करके दिखा दिया कि उनसे किसी तरह का दबाव डालकर काम नहीं करवा सकता, कोई नहीं करवा सकता है। अब ये सब सोशल मीडिया पर चल रहा है, लोग लखनऊ बात करिए तो हंसते हुए कहते हैं ये तो टाइम इसलिए लग गया कि ऐसा विभाग देना था कुछ जान ही न पाए, कर ही न पाए जब तक चुनाव आ जाए। मतलब जितने नए मंत्री बने हैं उनको पता ही नहीं चले कि क्या विभाग। और इसमें सबसे ज्यादा जो लोग ये चला रहे थे कि फिर से केशव जी को पीडब्ल्यूडी मिल जाएगा, सबसे ज्यादा उन्हीं की फजीहत हुई। सर्वाधिक जिसको कोई कह रहा था कि गृह दे देंगे, योगी जी गृह दे देंगे। भला लॉ एंड ऑर्डर जिसकी यूएसपी है, जिस आदमी की, जिस नेता का पूरी राजनीति ही इसी पर है कि बुलडोजर चला दिया, वो गृह दे देंगे। लेकिन ये भी चल रहा, किसी ने कहा कि जब गृह और पीडब्ल्यूडी ना सही, सूचना तो जरूर दे देंगे। अरे भाई, सूचना मैनेजमेंट का काम होता है, पीआर से लेकर सारा मैनेजमेंट वो दे देंगे। ये मतलब नए पुराने मंत्री चाह तो रहे थे ना कि बड़े विभाग भी बटे, चाह नहीं रहे थे, उसके लिए सब कुछ मतलब जिसको कहते हैं घोड़े खोल रखा है। आप समझते नहीं, हरजी कल भी करे, आप सुनते नहीं। हरजी ये नहीं करे कि मंत्री चाहते थे, मंत्रियों के लिए जो लोग चाहते थे उनकी नहीं सुनी योगी जी ने, ऐसा उनका कहना है ना। नहीं, चाह तो मंत्री जी लोग ही रहे। योगी जी की चल गई नहीं, योगी जी ने जो चाहा वो किया। ये सारे विभाग इन्हीं के पास चल गई तो बड़ा सामान्य सा होता है। जो योगी आदित्यनाथ ने चाहा वो किया, किसी के दबाव को नहीं सुना, न वो किसी के दबाव को सुनने को तैयार है। सर इस पर आपकी दो लाइन। मैं तो इस चीज़ पर देख रहा था कि ओबीसी जो है वो पंचायत में आप ओबीसी का रिजर्वेशन करेंगे, तो फिर ओबीसी का रिजर्वेशन जो है वो संख्या संसद के मांग जायज क्यों नहीं है? वहाँ भी आप कर दीजिए। मैं फिर बात ये कह रहा हूँ, केवल यूपी में हो रहा है, पहले ये बता दीजिए और भी कहीं है? देखिए, मैं बाकी जगह नहीं जानता, शायद बिहार में रिजर्वेशन है भी नहीं है कहीं पर और कुछ जगह। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ नहीं, इससे हिंदू बटेगा कि नहीं बटेगा ओबीसी में? मैं फिर वही मैं उसी चीज पर बात कर रहा हूँ। जब आप इस प्रकार की राजनीति करेंगे तो कल जाकर के ये बात फिर रहेगा
कि भाई हमको भी ओबीसी में डाल दो। जो ओबीसी में नहीं है, अपर, जिसे कहते हैं कि आप अपर कास्ट हो, वो भी तो कह रहा है आज के दिन में कि हमको ओबीसी कैटेगरी में डाल दो। बेनिफिट लेने के लिए ओबीसी का एक सर्टिफिकेट मिल जाता है, उससे क्या फर्क पड़, उसकी सेहत पर क्या फर्क पड़ने वाला है। कोई भी कल ब्राह्मणों को ओबीसी में डाल दीजिए, क्या फर्क पड़ने वाला है। वो भी कहेगा कि भैया हमको बेनिफिट लेना है, इसलिए हमको डाल देना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं, ये क्यों कर रहे हैं आप? ये शुद्ध राजनीति के लिए ही कर रहे हैं ना, ये शुद्ध चुनाव जीतने के लिए ही कर रहे हैं ना। मैं फिर ये बात कहता हूं कि जितना आप हिंदू समाज को ऐसे खांचों में बांटेंगे, उतना ही हिंदू समाज की लंबी लड़ाई खतरे में पड़ेगी। और मेरी यही चिंता है कि हम अपनी भावी पीढ़ियों को सुरक्षित नहीं कर रहे हैं, हम तात्कालिक राजनीति को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। मैं इतना ही कहना चाहूंगा इस पर। नहीं, मैं इसको कंट्राडिक्शन के तौर पे देखता हूँ। मतलब जो प्रोफेसर साहब की चिंता है, मैं उसको वाजिब तरीके से समझता हूँ कि यदि ऐसा ही आप समझ रहे हैं तो बटेगा ही। लेकिन ये तो कंट्राडिक्शन है ना आपका, मुख्यमंत्री जी का। मुख्यमंत्री जी की ताकत आपने देख ली, जो हर्जनी की उसमें भी महिलाओं के आरक्षण में भी ओबीसी आरक्षण यदि वो मांगना शुरू कर रहे हैं तो फिर क्या फिर गलत कहाँ कर रहे हैं। लेकिन जब मुख्यमंत्री जी बार बार ये बात कहते हैं कि हिंदू बटेगा तो कटेगा, फिर जब ओबीसी के लिए पंचायत स्तर पर आप रिजर्वेशन करेंगे तो वो तो उसको सेगमेंटेशन ही तो करना है, उसको बांटना ही तो है ना। और फिर एक नए तरीके से विवाद शुरू कर रहे हैं। और ये विवाद फिर जब पंचायतों में होगा तो फिर विधानसभाओं में भी होगा, फिर संसद में भी होगा, फिर महिलाओं के आरक्षण में भी क्यों नहीं हो ओबीसी महिलाओं की बात। फिर ये कहा जाएगा नहीं संविधान में तो नहीं है, तो संविधान में तो सब कुछ बदल दिया है, तो संविधान में तो बदला जा सकता है। संविधान कहाँ रोक रहा है आपको बदलने के लिए? तो ये कंट्राडिक्शन के तौर पे भी मैं देख रहा हूं। जो प्रोफेसर साहब जो कह रहे हैं उस बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूं। हमारे नेता तात्कालिक लाभ के लिए, स्वयं की सत्ता के लिए। मैं तो कल का बयान सुन रहा था उनका, उसमें उन्होंने खुद ही पोस्ट किया हुआ है, लोकतंत्र मजबूत होना चाहिए, परिवार, क्षेत्रवाद, जातिवाद एवं किसी भी मत और मजहब से ऊपर उठकर देश के बारे में सोचे। ये योगी जी का ही बयान है। सर, अब नेता अगर 5 साल बाद जो चुनाव होगा उसकी चिंता करेगा या 50 साल बाद देश कैसा होगा उसकी चिंता करेगा? आदर्श स्थिति में बात बहुत अच्छी लगती है कि भाई जाति की बात मत करो, भविष्य की चिंता करो, आने वाली पीढ़ियों की सोचो करो। नेता तो अपनी पीढ़ी की सोचता है कि भाई मैं कैसे सत्ता के अंदर आऊंगा। और निश्चित रूप से भाई पिछड़ों की राजनीति तो अब भारतीय जनता पार्टी के क्या सभी राजनीतिक दलों के केंद्र में आ गई है। सब जिसको जैसा लग रहा है उस हिसाब से राजनीति कर रहा है। अखिलेश यादव एमवाई की राजनीति करते करते वो पीडीए की बात करने लगे। उन्हें लगा कि एमवाई के दम पर सत्ता मिलेगी नहीं तो पीडीए करूंगा, और पीडीए के दम पर उनको लगता है कि लोकसभा में उन्होंने बहुत शानदार प्रदर्शन किया है तो यही पीडीए उनके विधानसभा में उनके जीत का कारण बन सकता है। भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि भाई अखिलेश यादव के पीडीए के कारण हमसे पीडीए छिटक गया तो हमें ज्यादा पिछड़ों की राजनीति करना है। और इसलिए आप देखेंगे योगी आदित्यनाथ ने जो 6 मंत्री बनाए सारे उसी आधार पर बनाए गए, पिछड़ों को ध्यान में रखते हुए लेके गए। तो चुनाव के समय आप ये समीकरण तो आपको साधना आपकी मजबूरी है। अगली पे जोड़ के बोल दीजिएगा क्योंकि ये भी इंटरेस्टिंग खबर है। और अभी हम जाति की बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले। अभी आपको मालूम है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं राजकुमार भाटी जी, उनका एक बयान बड़ा वायरल हो गया ब्राह्मणों के खिलाफ। बहुत ही आपत्तिजनक बयान था। उस पर उन्होंने हालांकि सफाई दी कि मैं जिस गोष्ठी में बोल रहा था वहां पर मुहावरों की बात हो रही थी, तो मैंने एक मुहावरा सुनाया था। वो कोई मेरे विचार नहीं थे, एक प्रचलित मुहावरा है, कितना प्रचलित है नहीं पता, लेकिन वो बहुत खराब था, वो ब्राह्मणों के लिए था। अब इस पर मायावती जी का पोस्ट आया। मायावती जी ने कहा कि ये अपमान किया जा रहा है और हमारी सरकार थी, हमने बड़ा सम्मान दिया ब्राह्मणों को। फिर उसके बाद अब खबर ये आई कि समाजवाद की अखिलेश यादव जी ने राजकुमार भाटी जी को बुलाया। अब ये पूरी प्रेस रिलीज जारी की गई है 17 तारीख की, आज 18 ही है ना सर? हाँ, तो कल की ये प्रेस रिलीज है। अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव से आज समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता श्री राजकुमार भाटी ने पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में भेंट की। इस अवसर पर सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की। तो ऐसा कहीं नहीं दिखाया जा रहा कि उनको डांट लगाने के बुलाया था या कुछ नहीं, बताया आए थे, बड़ी चर्चा हुई उनके साथ। फिर उन्होंने कहा, आगे लिखा है कि श्री अखिलेश यादव जी ने सभी कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया है कि वे सामाजिक सद्भाव का आचरण करें, अपनी भाषा और व्यवहार में संतुलन एवं संयम बरतें, ऐसी कोई बात ना करें जिससे कोई अपने को अपमानित या आहत महसूस करे। उन्होंने कहा कि संविधान और लोकतंत्र को बचाना कर ही सामाजिक न्याय के राज की स्थापना की जा सकती है। फिर आगे वो लिख रहे हैं पीडीए का, हाँ पीडीए का मैं ढूंढ रहा था। पीडीए समाज सभी वर्गों, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक के अलावा पीड़ित अगड़े पिछड़े, उसमें भी पीडीए में भी है पीड़ित अगड़ा, आधी आबादी महिला, ये सब उसके अंदर आते हैं। पीडीए में तो है ना, उन्होंने बताया ब्राह्मण भी, भाई पीड़ित ब्राह्मण भी हमारा है। पीडीए में तो है ना, पी से पीड़ित और ए से अगड़े। राजकुमार भाटी जी ने लिखा, श्री अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, पीडीए जिंदाबाद।
नहीं, लिख तो दिया उन्होंने, लेकिन अखिलेश यादव ने एक और पोस्ट की है आज, हाँ ब्राह्मणों को और वो उससे भी महत्वपूर्ण पोस्ट है। बताएं बताएं, मैंने देखा नहीं। उन्होंने लिखा है, श्री रामचरितमानस हमारी सौहार्दपूर्ण संस्कृति का संविधान वो है। वकीलों पे लाठीचार्ज में एक आदमी के वो हाथ छोड़ में दीजिए, मानस है। वो मैं विषय की बात कर रहा हूँ, वो तो लाठीचार्ज पे उन्होंने जी तो किया अक्सर गाली लेकिन देते हैं। श्री रामचरितमानस हमारी सौहार्दपूर्ण संस्कृति का संविधान है, ये तो आजकल भारतीय जनता पार्टी वाले भी इस तरह से नहीं बोल पाते, मजबूती से आगे बोल रहे हैं। और मानवीय व्यवहारिक मर्यादा का आचार संहिता कोष, भाटी जी सहित सारे राष्ट्र समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अभी तो तुलसी बाबा को गालियां दे रहे थे। बिल्कुल। कितने दिन बीते हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता तुलसीदास जी को और गोस्वामी जी को कह के अरे वो तो ब्राह्मण था, वो ये था, वो था, वो उसने तो ये लिख दिया, वो स्त्री विरोधी, तो जाने क्या क्या। और अखिलेश जी इसको रामचरितमानस को गालियां रामचरितमानस को गालियां देते थे। तो सवाल यह है कि क्या उत्तर प्रदेश में यह समझ में आ गया है अखिलेश जी को कि उनके अपने लोग क्या कर रहे हैं, और ये कोर्स करेक्शन की कोशिश है, और अगर कोर्स करेक्शन है तो उसका कितना प्रभाव पड़ेगा, ये भी सवाल है। आपको क्या लग रहा है, कोर्स करेक्शन है या बस या डैमेज कंट्रोल है? नहीं है तो डैमेज कंट्रोल ही है, क्योंकि नुकसान बहुत हो गया है। आप ऐसे घूम घूम के कहेंगे, और जो कहावत, ये बयान बड़ा खराब था। जो कहावत उन्होंने सुनाई, वो कहावत इससे पहले मैंने नहीं सुनी। हम भी गांव देहात के आदमी हैं, बहुत कहावतें सुनते हैं, हालांकि मैं कभी भी जाति कहावत तो कहीं गलती से भी चर्चा नहीं करता हूं, वो करना भी नहीं चाहिए। लेकिन ऐसी कोई कहावत थी नहीं जो भाटी ने वहां की, वो कहावत थी ही नहीं, ये भी समझिए आप। और तो और उससे आगे चले गए, उन्होंने भाटियों पर, गुजरों पर, जाटों पर भी उल्टी सीधी बात कह दी। तो मतलब ये शायद उनके स्वभाव का हिस्सा। और मैं कहता हूं ना कि इस देश में हिंदू जातियों पर, ब्राह्मणों पर, हिंदुओं पर, दूसरी और जातियों पर टिप्पणी करना, ये एक बौद्धिक होने की एक निशानी है कि अच्छा अपने ऊपर कुछ हिंदुओं पर हमला कर दो तो कहेंगे अरे यार बड़ा इंटेलेक्चुअल टाइप आदमी। तो ये कुछ उसी ग्रंथि से पीड़ित। वो जो आप जो अखिलेश जी का जो पोस्ट आप बता रहे हैं ना, उसमें उन्होंने जो तस्वीर लगाई है, उसमें एक्चुअली क्या, कल आपको मालूम है कि शायद उसी वहीं का हो, क्योंकि लाठीचार्ज दिख रहा है। तो कल वकीलों पे लाठीचार्ज हुआ था लखनऊ में, तो लखनऊ में बुलडोजर एक्शन हुआ, फिर बवाल हुआ, लाठीचार्ज की खबर के बीच आज खबर यह है कि प्रशासन ने बुलडोजर रोक दिया है। एक्चुअली क्या है, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के ऑर्डर पर जो वकीलों के चेंबर होते हैं, 240 चेंबर हटाए जाने थे कैसरबाग सिविल कोर्ट के वहां से। अब कल फिर इस पर हंगामा हुआ, तो फिर कुछ वकीलों ने कहते हैं कि पत्थर चला दिए, फिर पुलिस को लाठी चलानी पड़ी, फिर कल मामला रुक गया। अब आज 40 चेंबर जो हैं वो और बचे थे जिनको ध्वस्त करना था, लेकिन फिलहाल वो कार्रवाई जो है वो रोक दी गई है। आपने देखा है वो कैसरबाग का इलाका जहाँ वकीलों का है, आप चले जाइएगा, आपको लगेगा कि उससे घुटन हो रही है, निकलना मुश्किल होता है, ऐसा कब्जा कर लिया है। ये कचहरी के अंदर ही होंगे ना? नहीं, कचहरी के बाहर रोड पर भी जो है ना, जो है तो जैसे नहीं होता है केबिन टाइप का बना देना उस ढंग का, वैसे ही होते हैं वो चेंबर। बट इम्पोर्टेंट ये है कि हाईकोर्ट के आदेश पर हो रहा था। सड़क पर यदि आप करेंगे तो स्वाभाविक है कि हाईकोर्ट आदेश करेगा कि आप उनको खाली कराइए। वो रास्ता ऐसा संकरा हो गया है कि आपकी मैं पिछले साल गया ये था, भी एक्चुअली उस रास्ते से निकलने की कोशिश कर रहा था। इसमें भी एक्चुअली बात ये है, ये भी एक वर्ग की बात है। वकीलों से- वकील लॉबी से कोई पंगा नहीं लेता। कितना संगठित है वकील वो। बहुत संगठित होते हैं। यहाँ देखा था दिल्ली में कैसे पिटाई की थी पुलिस की, वकीलों ने दौड़ दौड़ा के मारा था, एसीपी मरते मरते बची थी। तो पूरे हिंदुस्तान के वकील इकट्ठे हो जाएंगे, अभी सब जगह हड़ताल होगी, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सब 3 जगह। दिन की हड़ताल पे तो वो हैं ही सारे। वही अभी हाई कोर्ट साथ में आ जाएगा, उनके सब आ जाएंगे। तो सारी सरकारें और सारे पार्टियों में से बड़े बड़े नेता तो सारे वकील ही हैं सारी पार्टियों के अंदर, वो उनका साथ देंगे और वकील संगठित हो जाएंगे तो सरकार वैसे ही पीछे हट जाती है। तो वो इसलिए वकील का मामला इसलिए रुकना पड़ा। नहीं, इसमें ये बात तो माननी पड़ेगी कि वो कहीं कुछ होता है तो सारे लोग आ जाते हैं। बिल्कुल, बहुत संगठित है वकील। खैर अब देखिए, खैर फिलहाल तो वो रोक दिया गया, देखा नहीं है 200 यहाँ तो टूट ही गए। सुप्रीम कोर्ट के पास रेड लाइट है, लेकिन बीच में रास्ता काट करके उनके लिए बनाया गया है। ठीक है सर।